हाय गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो। और आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त के वीक 1 का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रसन्नता संकेतक क्या है एवं ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुए कुछ अगले क्वेश्चन हैं कि प्रसन्नता संकेतक के तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आनंद विभाग, आनंदम व आनंद उत्सव क्या है। आनंदक कौन होते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मध्य प्रदेश प्रसन्नता के संकेतक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है और मध्य प्रदेश द्वारा अगले साल तक आनंद विभाग का रोड मैप बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो संकेतक है ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी खड़गपुर ने 30,000 लोगों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए उनकी हामी ली थी। आनंदम एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर जिस व्यक्ति को अगर किसी सामान की कोई ज़रूरत नहीं हो तो वो अपना वो सामान वहाँ पर छोड़कर जा सकेगा और कोई ज़रूरतमंद उस सामान को अपने उपयोग के लिए ले सकेगा। यानी अगर मेरे पास जैसे कोई किताब मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी किताब वहाँ पे छोड़ सकता हूँ और कोई अन्य ज़रूरतमंद जिसे उस किताब को पढ़ना हो तो वो वहाँ से ले सकता है। आनंद उत्सव इसीलिए मनाया जाएगा और ये लगभग 7,000 स्थानों पर मनाया जाएगा और जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से आनंद विभाग से जुड़ेंगे उनको आनंदक कहा जाएगा और अभी तक इस तरीके के 33,000 आनंदकों ने अपना पंजीयन करा लिया है। यह पूर्ण रूप से एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसमें कोई फोर्सफुलनेस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत अभी जिला मुख्यालयों से हुई है, लेकिन इसे आने वाले समय में पंचायत स्तर तक लेकर के जाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आउटपुट या आउटकम या परिणामी बजट क्या है और परिणामी बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। हाल ही में नीति आयोग ने कुछ निर्देश दिए थे जिनके हिसाब से अब जो भी सरकारी मशीनरी है वो अपना बजट चेंज करके उसको परिणामी बजट बनाया करेंगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। परिणामी बजट बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आप उस 100 रुपये से क्या क्या करेंगे ये आपको मुझे एक MOU पे साइन करके देना होगा। तो सभी विभाग जिनको सरकार की तरफ से जो भी फंड मिलता है वो उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये हर एक विभाग से MOU हस्ताक्षरित करवाया जाएगा ताकि बाद में आपने एक्चुअल में कितना काम किया है वो उससे मिलान किया जाएगा, जिससे कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की तर्ज पर कौन सा राज्य कार्य कर रहा है। तो दोस्तों डायलिसिस यानी किडनी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उनको ब्लड का डायलिसिस कराना होता है क्योंकि किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है और अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो हम लोग को मशीनों के द्वारा डायलिसिस करवाना होता है। प्रदेश के कितने जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। तो प्रदेश के सभी 51 जिलों में 26 जनवरी 2016 से ही सभी किडनी मरीजों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश फिर से देश का पहला राज्य है जहां पर हर जिला स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। और केंद्र शासन ने भी मध्य प्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए देश के हर जिले में डायलिसिस इकाइयों की स्थापना की घोषणा की है। तो कोई एक पर्टिकुलर राज्य काम नहीं कर रहा है, पूरा देश इस मॉडल पे काम करेगा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मध्य प्रदेश के लिए। नॉर्मली एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की ज़रूरत होती है और इसके लिए रोगी को हर महीने लगभग 20 से 25,000 रुपये तक का खर्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टूर डी सतपुड़ा क्या है। तो टूर डी सतपुड़ा दोस्तों अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक बड़ी साइकिलिंग की प्रतियोगिता हुई थी टूर डी फ्रांस, जिसको कि क्रिस फ्रूम ने जीता था। ये उसी की तर्ज पर एक मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली साइकिल टूरिज्म प्रतियोगिता का नाम क्या है। तो इसका नाम तो टूर डी सतपुड़ा ही है।
और ये कितने किलोमीटर की होगी तथा कितने दिन चलेगी, तो हम लोग इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है और ये 4 दिवसीय टूरिज्म प्रतियोगिता है, जिसमें कि कुल 400 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक है। ये 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा और इसकी शुरुआत होगी छिंदवाड़ा के रामकोना गांव से होते हुए तामिया, फिर पातालकोट। पातालकोट एक बहुत फेमस जगह है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे दिन में भी कई बार सूरज नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम पातालकोट है। फिर ये सतपुड़ा से होते हुई पचमढ़ी, पिपरिया, सोहागपुर, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी और इटारसी में जाकर के ये तवा डैम पर ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारे बाहर के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट भी आ रहे हैं और देश के लगभग सभी राज्यों से बड़े बड़े साइकिलिस्ट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नादन टोला और डगा क्या है? आईआईडीसी योजना क्या है? सतना एवं सिंगरौली में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं? तो इनके डिटेल्स देख लेते हैं। सतना के आमरपाटन में नादन टोला एक औद्योगिक केंद्र है जहां पर सरकार की आईआईडीसी यानी इंडस्ट्रियल या इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इसको शामिल कर लिया गया है। और सिंगरौली के डवा गांव को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है जिसमें एक्सप्लोजिव इकाइयों का उत्पादन शुरू किया जा सके। तो ये दोनों ही इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, सतना और सिंगरौली के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र, मध्य प्रदेश और विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच किन विमानतलों के लिए करार हुआ है? इसी से जुड़ा एक अन्य सवाल है कि शासकीय हवाई पट्टियों का उपयोग अब किस तरीके से किया जाएगा और किन जिलों में नई हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। तो ये जो एक त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, इसमें भोपाल, इंदौर और खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की पहल की गई है। और जिन 3 जिलों में नई हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं वो हैं सिवनी, मंडला और दतिया। और शासकीय हवाई पट्टियां अब से हर 3 महीनों के लिए लीज पर दिया जाएंगी, जिससे कि एरो स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए वो उपलब्ध की जा सकें। एरो स्पोर्ट्स यानी अगर आप फ्लाइंग सीखना चाहते हैं, एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं या कलाबाजियाँ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये अब लीज पर दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रुक जाना नहीं योजना क्या है एवं बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके डिटेल्स हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षा में जो छात्र अनुत्तीर्ण रहते हैं उनको राज्य ओपन शिक्षा परिषद के द्वारा आगे की कक्षाओं में पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और इन छात्रों के लिए ओपन स्कूल ने 19 जून से 3 जुलाई तक यानी गर्मी की छुट्टियों का जो समय होता है उस टाइम में फिर से परीक्षा आयोजित की थी। और इस योजना में रिकॉर्ड 20 दिन के भीतर ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था, यानी आपका साल बर्बाद नहीं होने दिया गया। जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उन्हीं में फिर से पेपर लेके उनको पास कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, तेजस्विनी प्रोजेक्ट क्या है एवं इस प्रोजेक्ट के लिए किन संस्थाओं के बीच एमओयू किया गया है? तो राज्य महिला वित्त विकास निगम और नाबार्ड के बीच स्वयं सहायता समूह के संवर्धन के लिए यह एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। संवर्धन यानी अपलिफ्टमेंट। और नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो हैं हर्ष कुमार भानवाला। इस योजना के तहत आवेदन करने पर नाबार्ड जो भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए अनुदान देगा, जिससे कि इन स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद और अपनी बिक्री के लिए कहीं और से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो उनको पैसे मिलने में। इस प्रोजेक्ट में करीब 16,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह पर कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ करार किया गया है? तो इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। ये यूएसए की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और MIT के अब्दुल लतीफ़ ने इस MOU पे हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो ये दोस्तों फिर से एक नया आयोग बना है और इसी तरीके का एक आयोग थोड़े दिन पहले भी बना था कृषि विपणन एवं मार्केटिंग के लिए, जिसका कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। और इस बार जो ये एक नया खाद्य आयोग बना है ये मध्य प्रदेश खाद्य आयोग है और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशिक्षा कार्यक्रम क्या है?
तो ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, लेकिन इसका नाम बिल्कुल वैसा ही लगता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक्चुअली ईटीवी जो कि एक चैनल है उसके द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सीएम द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि इस तरीके का अगर नाम आता है तो आप लगा सकें कि ये ईटीवी के द्वारा आयोजित किया गया एक कार्यक्रम है। और इसी से जुड़ी एक अन्य न्यूज़ है कि अब से शिक्षण संस्थानों में शिक्षण शुल्क पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की रहने वाली उस बालिका का नाम क्या है जिसके द्वारा घर में ही पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है, और इसके द्वारा जो पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है उसके लिए एक कक्ष की व्यवस्था सीएम ने करने को कहा है। तो इस बालिका का नाम है मुस्कान और ये 9 साल की बच्ची है। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका योजना क्या है? तो जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं दोस्तों, तेंदुपत्ते से जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में, और इसके जो संग्राहक होते हैं यानी जो तेंदुपत्ते तोड़ते हैं या उनको कलेक्ट करते हैं, उनके लिए जूते चप्पल और पानी की बोतल प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है, क्योंकि ये लोग बेहद गरीब आदिवासी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे, और ये रेडियो कार्यक्रम कब से शुरू होगा? तो इस कार्यक्रम का नाम है दिल से, और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मन की बात से ये प्रेरणा लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया है। और इसका पहला कार्यक्रम 13 अगस्त को शाम 6 बजे प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा, और इस कार्यक्रम में वे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरियों सहित सभी वर्गों से जुड़ी हुई बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को फेल नहीं करने की नीति कब बनाई गई थी? तो ये एक केंद्रीय नीति है, और मैं इसको यहाँ पे स्लाइड में इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। और ये नीति 1 अप्रैल 2010 को आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, उसके तहत लागू की गई थी, जिसमें 8वीं तक के बच्चों को फेल ना किए जाने की सिफारिश की थी, क्योंकि बीच में काफ़ी हो रहा था कि जो छोटे बच्चे होते थे वो रिजल्ट ख़राब आने के डर से या तो आत्महत्या कर लेते थे या कुछ ऐसा कठोर सा कदम उठा लेते थे जिससे कि पूरे परिवार पर दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब इस पॉलिसी में फिर से चेंज कर दिया गया है। तो इस नई नीति में राज्यों को फिर से अधिकार दिया है कि वो इन छात्रों को अनुत्तीर्ण कर सकें, और मध्य प्रदेश उन कुछ पहले राज्यों में है जो कि इस नीति पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है एवं इस प्रोजेक्ट में किस बैंक से सहयोग लिया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट में 6 नगरों में जल प्रदाय यानी वाटर सप्लाई और 16 नगरों की मल निकासी योजनाओं पर कार्य होगा, यानी सीवेज ट्रीटमेंट पे काम होगा। और इन 16 मल निकासी योजनाओं में से जो 11 हैं वो नर्मदा नदी के समीप हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा सीएम ने की है? किस शहर को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, एवं दस्यु उन्मूलन अभियान किस क्षेत्र में चलाया जाएगा, और मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर है चित्रकूट। और जैसे नर्मदा या गंगा की सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया है, उसी तरीके से मंदाकिनी नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, और चित्रकूट सतना जिले में है। भगवान श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे, और मंदाकिनी नदी के संरक्षण के तहत यहाँ पे चित्रकूट सीवेज का दूसरे चरण का भी भूमि पूजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह को देश का सबसे सुंदर तीर्थ स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है, एवं मैहर बैंड क्या होता है? तो देश का सबसे सुंदर तीर्थ स्थल बनाए जाने की घोषणा मैहर के लिए की गई है। यहाँ पे शारदा देवी का मंदिर है। साथ ही चित्रकूट की तरह मैहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य योजना प्रारंभ की गई है। और मैहर बैंड के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो संपूर्ण जनवरी वाला मेरा वीडियो देखिए। उसमें मैंने मैहर बैंड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एमपी को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, एवं पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुना करने का संकल्प लिया था।
और मध्य प्रदेश ने 2018 तक बाघों की संख्या में 350 से अधिक हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो पिछले 8 वर्ष हैं उसमें बाघों की संख्या में 40% वृद्धि की है मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया जाना है एवं ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के लिए प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व का चयन किया गया है। तो इसका आयोजन होगा अक्टूबर 2017 में और इसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया गया है। तो आपके लिए आज का सवाल होगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवस में लर्निंग लाइसेंस जारी करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो सिंपल सा आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अभी हम लोग सरदार सरोवर डूब क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी उछल रहा है न्यूज़ में और मेधा पाटकर जी को आज जेल में डाल दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ के निरस्पुर कस्बे को आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, आदर्श शहर, स्मार्ट शहर और मिनी स्मार्ट शहर, इन तीनों में फ़र्क है। स्मार्ट शहर पूरे प्रदेश में 7 हैं, मिनी स्मार्ट शहर 2 हैं जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए, और ये एक आदर्श शहर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है निरस्पुर को। यहाँ पे विस्थापितों को मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है और आकस्मिक व्यय के लिए 80,000 रुपये दिए गए हैं। जो टोटल पुनर्वास की कीमत आ रही है वो करीब 600 करोड़ रुपए आ रही है राज्य सरकार के ऊपर। और यहाँ पर गांधी जी का एक स्मारक भी बनाया जाएगा जहाँ पर उनकी अस्थियों को रखा जाएगा। इसी तरीके से मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की तीनों पावर वितरण कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पूर्व क्षेत्र वाली, मध्य क्षेत्र वाली और पश्चिम क्षेत्र वाली। इन तीनों कंपनियों ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है और इस योजना में अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में बदला जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने एक जो प्रक्रिया बनाई है वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है और इसमें किसानों को कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है सिवाय अपने आधार कार्ड के। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था एवं यह उत्सव अब से वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आयोजित किया गया था भोपाल में और ये अभी तक साल में एक ही बार आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसको 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और यशोधरा राजे सिंधिया जो कि हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसको और ज़्यादा आयोजन करने का भी ज़रूरत महसूस होगी तो वो भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र यानी रीजनल साइंस सेंटर होता है और ये डेवलप किया जाएगा मैप कॉस्ट के द्वारा या MP कॉस्ट, और ये होता है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीक 1 का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। मैं कुछ दिनों बाद फिर से वीक 2 के करंट अफेयर्स के साथ में आऊँगा और साथ ही फरवरी 2017 का वीडियो भी मैंने बना लिया है, मैं 1 या 2 दिन में उसको भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।